नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बात करने आए हैं नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में लिए गए 10 बड़े फैसलों पर। पहला बड़ा फैसला डिमोनेटाइजेशन, दूसरा बड़ा फैसला जीएसटी, तीसरा बड़ा फैसला रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, चौथा बड़ा फैसला क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्रिपल तलाक, पांचवा बड़ा फैसला कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर, छठा बड़ा फैसला इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सातवां बड़ा फैसला इंट्रोडक्शन ऑफ आयुष्मान भारत, आठवां बड़ा फैसला प्रधानमंत्री जन धन योजना, नौवां प्रधानमंत्री जन आवास योजना और 10वां डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आज हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं, जो मैंने अभी 10 बड़े फैसले सुनाए कि पहले फैसले डिमोनेटाइजेशन पे। तो आइए दोस्तों, पहले तो समझ लेते हैं डिमोनेटाइजेशन होता क्या है और इसका डिमोनेटाइजेशन करने का असर इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ा। सो डिमोनेटाइजेशन इज बेसिकली रेफर्ड टू एज अ process to strip a currency unit of its status to be used as a legal tender। अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो डिमोनेटाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से डिमोनेटाइज नोट किसी भी तरह के लेन देन के लिए वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं। डिमोनेटाइजेशन के बाद पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्रा को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो समान मूल्य वर्ग अथवा उच्च मूल्य वर्ग की होती है। किसी करेंसी यूनिट का लीगल टेंडर स्टेटस में परिवर्तन होना अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा असर डालता है। डिमोनेटाइजेशन अर्थव्यवस्था में अनरेस्ट पैदा कर सकती है या फिर ऑलरेडी समस्याओं से जूझ रही अर्थव्यवस्था के समाधान में मदद कर सकती है। अब आते हैं उस निर्णायक दिन पे जब डिमोनेटाइजेशन को अनाउंस किया गया। वो दिन था 8 मई 2016 का, जब घड़ी में रात के 8 बजे प्रधानमंत्री अचानक से टेलीविजन पे पूरे देश को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि आज से 500 और 1000 नोट का लीगल टेंडर स्टेटस खत्म किया जाता है। तो आइए चलिए जानते हैं डिमोनेटाइजेशन करने के बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। पहला उद्देश्य था टू स्टॉप द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी एंड काउंटरफीट नोट्स इन द मार्केट। अब मैं थोड़ा आपको संदर्भ समझा देना चाहता हूँ। स्थिति भारत में इतनी खराब थी फेक नोट्स और ब्लैक मनी किस कॉन्टेक्स्ट में कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हर रोज 8 से 10 काउंटरफीट नोट्स पकड़े जाते थे और ये इन्फॉर्मेशन मुझे बैंक के एक बड़े अधिकारी ने पर्सनली दी है। तो ये तो थी डिमोनेटाइजेशन से पहले की स्थिति। अब आइए जान लेते हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद की स्थिति। जो नोट रोज 8 से 10 काउंटरफीट नोट्स, नकली नोट पाए जाते थे बैंकों में, वो घटकर महीने में 8 से 10 रह गए। इतना चेंज आया डिमोनेटाइजेशन की वजह से। तो जाली नोट आना तो बंद नहीं हुए, लेकिन उनके सर्कुलेशन में बहुत भारी गिरावट आई। आइए समझते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे 2022 के एक आर्टिकल से काउंटरफीट नोट का सर्कुलेशन भारतीय इकोनॉमी में कम हुआ या बढ़ा। नकली या जाली नोटों में भारी कमी आ रही है, खासकर 2016 के नोटबंदी के बाद से। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से पता चलता है कि साल 2022 में 7.98 करोड़ के काउंटरफीट नोट्स पकड़े गए। ये फाइनेंशियल ईयर 2014 में पकड़े गए 28.34 करोड़ काउंटरफीट नोट से 68% कम है। तो जैसे मैंने कहा और आपने डेटा में समझा भी, काउंटरफीट नोट्स का सर्कुलेशन 1/3 कम हुआ डिमोनेटाइजेशन की वजह से। आइए जानते हैं डिमोनेटाइजेशन के दूसरे उद्देश्य को, जो है एंटी सोशल एक्टिविटीज जैसे टेररिज्म और उसके फाइनेंस को रोकना या खत्म करना। डिमोनेटाइजेशन ने आतंकवादियों के फाइनेंस पर इमीडिएट इम्पैक्ट डाला। कई सारे हवाला कारोबारियों का कारोबार ठप हो गया, जिसकी वजह से टेरर फाइनेंसिंग के एक महत्वपूर्ण चैनल को बंद होना पड़ा। इंडियन ऑफिशियल्स का क्लेम था कि डिमोनेटाइज्ड नोट्स की जगह जो 2500 के नोट आए हैं, उनके सिक्योरिटी फीचर्स इतने मजबूत हैं कि इनकी नकल करना बहुत आसान नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि कैसे काउंटरफीटर्स ने और पाकिस्तान सरकार की प्रिंटिंग प्रेस, ये दुनिया में एक अजूबा ही है कि कोई सरकार दूसरे देश के नोट्स की जाली नोट अपने प्रिंटिंग प्रेस में छपवाए, जो कि पाकिस्तान की सरकार ने महारत हासिल कर रखी है इस बात में। तो काउंटरफीटर्स ने और पाकिस्तान सरकार की प्रिंटिंग प्रेस ने हमारे 500 और 2000 के नोटों को काउंटरफीट नोट्स बाजार में जारी कर दिए। तो ऊपर दिए गए स्टेटमेंट से मालूम चलता है कि भले ही डिमोनेटाइजेशन की वजह से कुछ समय तक ये काउंटरफीट नोट्स भारत सरकार इंडियन इकोनॉमी से निकालने में कामयाब रही, लेकिन हमेशा के लिए इसको रोकना सरकार के लिए असंभव रहा। तो वैसे तो काफी एक ये ईमानदार कोशिश थी देश से काउंटरफीट नोट्स और टेरर फाइनेंसिंग को खत्म करने की, लेकिन हम इसमें पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाए और हमको इसमें और भी इनोवेटिव तरीकों का इजाद करना होगा। आइए जानते हैं सरकार के तीसरे ऑब्जेक्टिव, जो है लोअरिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरों को कम करना। इस ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य था भारतीय प्रणाली बैंकों में ब्याज दरों को कम करना। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो सरकार ने सोचा कि बहुत ही भारी दरों में काला धन बैंकों में जमा होगा, जिसकी वजह से बैंकों का डिपॉजिट बढ़ेगा और इन डिपॉजिट की वजह से जो लोन्स होते हैं उनके इंटरेस्ट रेट में कमी लाई जा सकेगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? हाँ, भारत सरकार पीएमओ ने ये एक अंदेशा दिया, ये एक स्टेटमेंट दिया कि 1% बैंकों ने लेंडिंग रेट कम कर दिया है, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इस दावे के अलावा मुझे मेरी रिसर्च में कहीं नहीं मिला कि 1% बैंक लोन रेट्स में इंटरेस्ट रेट कम कर पाया है। हाँ, लेकिन ये कमाल का वाक्य इसमें ये हुआ कि लोन में इंटरेस्ट रेट तो कम नहीं हुए, लेकिन जो आपके और हमारे डिपॉजिट थे, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट या फिर बैंकों में हमारे डिपॉजिट, उनके
इंटरेस्ट रेट को बैंक ने जरूर कम कर दिया, तो ये इनका उद्देश्य पूरी तरह से फेल हो गया। जो लोअरिंग इंटरेस्ट रेट था लोन के लिए वो सरकार पूरा नहीं कर पाई। आइए जानते हैं चौथा उद्देश्य जो था प्रमोटिंग अ कैशलेस इकोनॉमी। डिमोनेटाइजेशन एम्स टू एडवांस द ट्रांजिशन टू अ कैशलेस इकोनॉमी। तो बेसिकली डिजिटल ट्रांजैक्शन से इनका क्या मतलब था? डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देकर सरकार ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और फिजिकल कैश पे डिपेंडेंस को कम करना चाहती थी। आइए जानते हैं इनके चौथे उद्देश्य का क्या हुआ। तो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में गवर्नमेंट सफल रही। तो डिमोनेटाइजेशन के कारण इकोनॉमी में कैश यानी नकदी कम हुई, जिसकी वजह से लोग मजबूर हुए डिजिटल ट्रांजैक्शन को करने के लिए। नवंबर 2016 से नवंबर 2020 तक डिजिटल ट्रांजैक्शन की वृद्धि में 14% से ऊपर का इजाफा देखा गया। लोगों ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अपनाया। डिमोनेटाइजेशन के चलते मोबाइल वॉलेट्स और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई जैसे टेक्नोलॉजीज को व्यापक रूप से अपनाया गया। डिमोनेटाइजेशन के कारण फोन पे और पेटीएम जैसे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज का विकास हुआ। तो इस अपने चौथे उद्देश्य में सरकार सफल रही। आइए समझते हैं सरकार के पांचवें ऑब्जेक्टिव जो है फॉर्मलाइजिंग द इनफॉर्मल सेक्टर, यानी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना। ये कदम इकोनॉमी के इनफॉर्मल सेक्टर को भी टारगेट करता है, जिससे फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में इसके इंटीग्रेशन यानी एकीकरण में बढ़ावा मिलता है। अधिक ट्रांजैक्शन को रेगुलेटरी ओवरसाइट के अंडर लाकर इकोनॉमिक डेटा और टैक्सेशन में सुधार लाने का उद्देश्य सरकार का था, और जिसका फायदा सरकार को मिला भी, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद 52% से कम होकर ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है ये मात्र 15 से 20% पे रह गया। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर बेसिकली वो रेडी की दुकानें, वो सब्जी की ठेले जहां से हम खुदरा सामान लेते हैं। ऊपर दिए गए वक्तव्यों से ये पता चलता है कि सरकार की डिमोनेटाइजेशन की नीति इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल करने में काफी मददगार रही। आइए समझ लेते हैं कि आखिर में इन सब का कंक्लूजन क्या हुआ। तो कंक्लूजन मेरे हिसाब से, मेरे इवैल्यूएशन में डिमोनेटाइजेशन का 50% इनडायरेक्ट फायदे हुए, तो 50% भयंकर नुकसान भी भारतीय अर्थव्यवस्था को झेलने पड़े। जैसे आइए समझते हैं डेटा से कैसे वो भयंकर नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था का हुआ। 2016-17 में $356 बिलियन से भारत की अर्थव्यवस्था में इजाफा हुआ। मतलब आपके जीडीपी में टोटल $356 बिलियन का एडिशन हुआ। 2017-18 में मात्र $51 बिलियन यानी कि $302 बिलियन लास्ट ईयर कंपैरिजन में कम भारत की अर्थव्यवस्था में ही बढ़ पाया। अब आइए देखते हैं डेटा 2018-19 का। 2018-19 में $122 बिलियन। अगर आप फिर इस डेटा को 2016-17 से कंपेयर करेंगे तो $224 बिलियन कम पड़ता है। इतने का ही इजाफा भारतीय अर्थव्यवस्था में हो पाया। और 2019-20 में तो हद ही हो गई, जहां $164 बिलियन को भारत की अर्थव्यवस्था को घाटा झेलना पड़ा। तो इस तरह से डिमोनेटाइजेशन का बहुत भयंकर परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ा। दूसरा भयंकर परिणाम डिमोनेटाइजेशन का भारत के लोगों पे क्या हुआ? बहुत सारे लोग उन लाइनों में, जहां नोट बदलने के लिए लोगों ने लाइनें लगा रखी थी, उन लाइनों में बहुत सारे लोग उस ठंड की चपेट में आके मर गए। भारत सरकार का आंकड़ा है कि 4 लोग मात्र मरे, लेकिन विपक्षी दलों और दूसरी एजेंसियों का कहना है कि भारत के 100 से ऊपर लोग की डेथ लंबी कतारों में खड़े होने की वजह से हो गई। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।